इंपॉर्टेंट है इसका, वो ये है कि क्या पद्मावत एक महाकाव्य है? अभी मैंने आपको महाकाव्य की बात करी है, तो एक प्रश्न आता है कि जो पद्मावत है वो क्या एक महाकाव्य है? अब इस बात को जानने से पहले हमको महाकाव्य की विशेषता मालूम होनी चाहिए, तब हम देखेंगे क्या पद्मावत में ये विशेषता है तो है, नहीं है तो नहीं है। तो महाकाव्य की विशेषता मालूम होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि क्या पद्मावत एक महाकाव्य है, सिद्ध कीजिए। तो निष्कर्ष निकालेंगे अपन कि वास्तव में ये महाकाव्य है या नहीं। इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। वो कहते हैं कि 7 तथ्य उभर कर आते हैं। हम किसी भी कविता को महाकाव्य कब कहते हैं? पद्मावती की कथा वस्तु सर्गबद्ध न होकर खंडों में विभक्त है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बता दूं, महाकाव्य में, जैसे अभी मैंने आपको एक छोटी सी परिभाषा बताई है कि महाकाव्य में किसी धीरोदात्त व्यक्ति, धीरोदात्त मतलब जो इतिहास प्रसिद्ध हो, जो धीर वीर हो, जो उच्च गुण और चरित्र से सुशोभित हो, उसके जीवन की पूरी कथा, काव्य में जो कथा होती है उसको हम महाकाव्य कहते हैं। क्लियर? तो हाँ, इसमें हमको समझ में आ रहा है रतन सेन और पद्मावती की बात है, तो ये महाकाव्य हो सकता है। फिर महाकाव्य की क्या विशेषता होती है कि जो महाकाव्य होता है वो अलग अलग सर्ग में विभाजित होता है। जैसा रामायण है, तो आपने इसके पढ़े ना, बाल कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, यानी कि अलग अलग सर्ग में विभाजित है या नहीं है? जो पद्मावत है वो सर्ग में तो विभाजित नहीं है, पर इसमें अलग अलग खंड है। क्या है इसमें? अलग अलग खंड है। इसमें 57 खंड है। कितने खंड है? 57 खंड है। आपकी किताब में नहीं दे रखा, पर मैंने आपको बता दिया कि इसमें कितने खंड है? 57 खंड। तो पहला पॉइंट तो आपका यह बन जाता है कि पद्मावती की जो कथा वस्तु है वो सर्गों में भी तो विभाजित नहीं है, पर यह खंड में तो विभाजित है। तो कोई ज्यादा अंतर नहीं है, सर्ग कह लो चाहे खंड कह लो, विभाजित तो है। ऐसा मसनवी शैली प्रभाववश हुआ है। वो कहता है, और उसने सफाई भी दी है कि खंडों में इसलिए विभाजित किया है क्योंकि इसकी जो शैली है वो मसनवी शैली है, और मसनवी शैली में सर्ग वगैरह शब्द नहीं चलते हैं। दूसरी बात है कि पद्मावत का नायक चौहान वंशीय श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न शासक है। वह दृढ़ संकल्प युक्त, असीम साहसी है। नायिका के प्रति उसका प्रेम अडिग और एकनिष्ठ है, परंतु उसका यह प्रेम मसनवी शैली के आशिकों जैसा है, अतः उसका चरित्र उदात्त नहीं पाया गया। अब यहाँ पर क्या है? पद्मावत महाकाव्य है या नहीं? इसमें 2 ग्रुप बन गए हैं। कुछ लोग तो कहते हैं पद्मावत महाकाव्य है, और कुछ लोग कहते हैं पद्मावत महाकाव्य नहीं है। अब जो नहीं है वो क्या कहते हैं? अरे भाई, इसको हम महाकाव्य कैसे कह दें? इसका जो नायक है वो तो आशिकों जैसा है, अपना घर बार छोड़ के और अपनी पत्नी के पीछे दीवाना हुआ पड़ा है। तो वो कह रहे हैं कि भैया, प्रेम तो उसका एकनिष्ठ है ना, प्रेम तो करता है ना अपनी पत्नी से, और उसका जो प्रेम है वो पावन और पुनीत है, और वो धीर और वीर है। यूं ऐसा वर्णन तो इसलिए दिखा दिया है उसका क्योंकि ये मसनवी शैली में लिखा हुआ है, और मसनवी शैली में प्रेम को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है, इसलिए उसका प्रेमी व्यक्ति तो ज्यादा उभर कर सामने आ गया है। बाकी जो उसका नायक है वो एक चौहान वंश का राजा है जो बहुत ही धीर और वीर है। ठीक है, इसलिए इसको हम महाकाव्य कह सकते हैं। क्लियर? तो 2 बातों से बात सही हो गई कि ये सर्ग में विभाजित है। दूसरी बात, इसका जो नायक है वो चौहान वंशी उच्च कुल का है और धीर और वीर है। पद्मावत का पर्यावसन तो शांत रस में हुआ है, परंतु इसमें अन्य रसों की विशेष रूप से श्रृंगार के संयोग और वियोग पक्षों का सुंदर परिपाक हुआ है। कहते यह है कि जो महाकाव्य होता है वो एक ही रस में लिखा रहे, और जब उसका सर्ग परिवर्तित होता है तो उसका रस भी परिवर्तित हो जाता है। तो इस आधार पर वो कहता है कि ठीक है, यदि हम इसके अंत शांत रस में जरूर हुआ है, लेकिन इसका प्रधान रस क्या है? श्रृंगार रस है। इसलिए हम पद्मावत को क्या कह सकते हैं कि ये महाकाव्य है, क्योंकि इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है, और श्रृंगार रस में भी वियोग पक्ष की प्रधानता है। महाकाव्य की कथानक ऐतिहासिक अथवा सज्जन आश्रित होना चाहिए। पद्मावत का कथानक पूरी तरह ऐतिहासिक तो नहीं है, तथापि वे लोक विश्रुत अवश्य है। अब कुछ लोग कहते हैं भैया हम पद्मावत को महाकाव्य नहीं मानेंगे। क्यों? कि महाकाव्य तो वो होता है जिसमें इतिहास प्रसिद्ध घटनाएं होती हैं या जिसका कथानक ऐतिहासिक हो, सत्य हो। तो वो कहते हैं ठीक है, आधा ही सही, पर सही तो है, आधा इतिहास तो है, आधी तो सत्य कथा है, तो हम इसको, इस पद्मावत को कह सकते हैं कि ये महाकाव्य। अब बाकी की जो कल्पना है वो भी जनता में तो इसी तरीके से कही जाती है। कहाँ पद्मावती की बात है, ऐसा तोता था, तोते से सौंदर्य सुनकर रतन सेन उस पर मोहित हो गया। पद्मावत का आरंभ मंगलाचरण से माना जाता। कोई भी महाकाव्य होता है, जब उस महाकाव्य को शुरू करते हैं तो जो रचयिता होता है ना, वो ईश्वर की आराधना करके कुछ
कविता लिखता है उनकी आराधना स्वरूप, उसको मंगलाचरण कहते हैं। तो कहते हैं पद्मावत का जो आरंभ हुआ वो भी मंगलाचरण से हुआ है, इसका मतलब ये महाकाव्य है। पद्मावत के सभी खंडों में दोहा चौपाई का प्रयोग हुआ है। कौन से छंद का प्रयोग हुआ है? दोहा और चौपाई का। महाकाव्य के लक्षणों के अनुसार एक छंद नियम का पालन नहीं हुआ है। वो कहते हैं भाई छंद एक ही होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए कि जब सर्ग परिवर्तित हो रहा है तो छंद भी परिवर्तित होना चाहिए। पर वो कह रहे हैं कि हम मान सकते हैं इसको महाकाव्य, क्योंकि इसमें ज्यादातर क्या है? दोहा और चौपाई। पद्मावत में दुष्टों की निंदा, सज्जनों की प्रशंसा भी नहीं की गई है। महाकाव्य की ये खास विशेषता मानी जाती है कि उसमें सज्जनों की तो प्रशंसा हो और दुष्टों की निंदा हो। जैसा रामायण में हम देख रहे हैं जो अच्छे लोग हैं उनकी तारीफ हो रही है ना। वो कह रहे हैं इसमें ऐसा नहीं है, तो वो कहते हैं इससे कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, संध्या, विवाह, भोज, शुद्धादि का वर्णन पद्मावत में अवश्य प्राप्त हुआ है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि पद्मावत एक महाकाव्य है। यद्यपि ये महाकाव्य की सारी कसौटियों पे खरा नहीं उतरता, लेकिन फिर भी ये एक महाकाव्य, हिंदी का प्रसिद्ध महाकाव्य है। क्लियर? कोई दिक्कत? तो ये 7-8 पॉइंट है, ये 7-8 पॉइंट आपको यहाँ लिखने चाहिए और याद रखना चाहिए कि हम इसको महाकाव्य क्यों कहना चाहते हैं। यह महाकाव्य की कसौटी में ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपको। पद्मावत महाकाव्य है या नहीं, अपने विचार प्रकट कीजिए। अब आपने इतनी सारी बात सुनी, आपको क्या लगा ये महाकाव्य होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, क्योंकि महाकाव्य का सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इसमें मानव जीवन की विशद व्याख्या होनी चाहिए। मतलब उस कहानी के माध्यम से मानव के मन की जो भावनाएं हैं, मानव के जीवन के जो अलग अलग पक्ष हैं, उसके पूरे जीवन की व्याख्या होनी चाहिए। तो जब हम पद्मावत पढ़ते हैं तो उसमें हम हर तरीके के भाव, विचार और मानव जीवन की विशद व्याख्या को देखते हैं। इसलिए हम पद्मावत को क्या कह सकते हैं कि पद्मावत एक महाकाव्य है। क्लियर? यद्यपि महाकाव्य के लक्षणों को लेकर और पद्मावत के महाकाव्यत्व पर अनेक विद्वानों के अनेक विभिन्न मत हैं, लेकिन हम ये देख चुके हैं कि पद्मावत जो कि मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित अवधी भाषा का ग्रंथ है, वो एक महाकाव्य की कसौटी पर खरा उतरता है। क्योंकि इस, जैसा कि हमने देखा कि इस जो महाकाव्य की कथा वस्तु है वो बहुत ही जीवंत है। इसमें इसकी कथा वस्तु में विभिन्न लोक कथाएं, किंवदंतियां और परंपरागत जो प्रेम आख्यान है, इन सबको शामिल किया गया। यद्यपि इसमें इसके जो पूर्वार्ध है उसमें ऐतिहासिकता का अभाव है, लेकिन बाद की जो कहानी है राजा रतन सेन की, पद्मावती की, अलाउद्दीन की, घोराबदिल की, ये सब एक ऐतिहासिक तथ्य हैं जिनको बड़े आकर्षक और बड़े लोकप्रिय रूप से जायसी ने अपने काव्य में स्थान दिया है। तो इस प्रकार न केवल इसका कथानक बहुत ज्यादा जीवंत है, बल्कि वो बहुत विशालता लिए हुए है, सजीवता लिए हुए है। साथ ही जो हम देख रहे हैं कि इसका जो नायक और नायिका है, रतन सेन इसके नायक हैं और सिंहलदीप की जो रूप सुंदरी है पद्मावती, वो इसकी नायिका है। उन्हीं के, उसी की कथा के चारों तरफ पद्मावत की जो कथा है वो घूमती रहती है। और ये दोनों ही एक कहना चाहिए संकल्प, कर्तव्य परायण, काफी मानवता प्रेमी, उदार, शूरवीर आदि गुणों से युक्त हैं और एक आदर्श प्रेमी है, आदर्श पत्नी है। ये सारे गुण उनमें हमें दिखाई देते हैं। पद्मावती है वो बहुत बुद्धिमान है, दूरदर्शी है, पतिव्रता है। तो इन सब के कारण हम कह सकते हैं कि हाँ, इसमें महाकाव्यत्व का जो तत्व वो विद्यमान है। और रस के बारे में जैसा मैंने आपसे कहा, प्रधान रस श्रृंगार रस है, लेकिन इसके साथ साथ हम जगह जगह देख रहे हैं वात्सल्य, वीर रस, इन सब का भी परिपाक हमें मिलता है। और श्रृंगार में भी संयोग पक्ष के भी उदाहरण हमें मिल रहे हैं। तो वियोग पक्ष तो यानी कि जो रानी नागमती की जो विरह कथा है वो तो इतिहास की एक अमूल्य निधि है। हमारे जो हिंदी का जो साहित्य है उसकी एक अमूल्य निधि मानी जाती है, वो जो मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखी गई है। साथ ही इसकी जो शैली के बारे में मैंने बताया कि जैसे मसनवी शैली और उसमें हिंदू और मुस्लिम जो सभ्यता है उन सबका समन्वय हमें देखने को मिलता है। वस्तु वर्णन में देखा चित्तौड़ का है, सिहलदीप का वर्णन है, या युद्धों का वर्णन है, महलों का वर्णन है, विभिन्न प्रकार के जो उत्सव हैं, विवाह है, इन सब का वर्णन भी बड़ी विशेषता के साथ किया गया। और साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि इस जो महाकाव्य है उसका उद्देश्य बहुत महान है। उसका उद्देश्य क्या है? आत्मा का परमात्मा से एकीकरण। सूफी जो सिद्धांत है उनके अनुसार है यही कि हम अपने परमात्मा को जो जीवात्मा है वो प्रेम के माध्यम से पा सकती है। तो यहाँ पर जो रतन सेन है वो
जो जीवात्मा है उसका प्रतीक है और जो पद्मावती है वो परमात्मा का प्रतीक है। और रतन सेन किस तरीके से प्रेम के माध्यम से अपने परमात्मा से पद्मावती से को प्राप्त करता है, उसके प्रेम को प्राप्त करता है। तो इस तरीके से इस लौकिक प्यार में अलौकिक जो प्रेम है उसको दिखाया गया है और साथ ही एक महान उद्देश्य को लेकर ये कथा लिखी गई है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये कथा शुरू से लेकर अंत तक जो मुख्य कथा है उसके साथ जो और प्रासंगिक कथाएं है उससे गुथी हुई एक बहुत ही क्रमबद्ध और हृदय स्पर्शी मार्मिक प्रेमाख्यान है, जो कि हिंदी साहित्य की एक अमूल्य निधि है। इसी कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो इसको हिंदी साहित्य का एक जगमगाता रत्न कहते हैं।